गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक कर लिया था, है ना। अपन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड 2021 में जो एग्जाम हुआ था उस पेपर को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, अ मैनेजर शैल बी असिस्टेड बाय सेफ्टी ऑफिसर इन द वर्क ऑफ प्रोमोटिंग सेफ प्रैक्टिसेस इन द माइन अंडर रेगुलेशन 29 ऑफ द सीएमआरई। ठीक है, तो इसके केस में क्या है, अंडरग्राउंड के केस में क्या कहा जाता है, 5,000 टन से जब ज्यादा एक्सीड हो जाता है तब। और ओपन कास्ट माइंस में मटेरियल हैंडल, ठीक है, ये ध्यान देना है, ओपन कास्ट में मटेरियल हैंडल कितना, टोटल मटेरियल कितना हैंडल होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में, 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा। तब मैनेजर को क्या मिलेगा, एक सेफ्टी ऑफिसर असिस्ट करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या है, ई। 102। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट्स आर बीइंग ग्रांटेड बाय बोर्ड एग्जामिनेशन। जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कितने टाइप का सर्टिफिकेट इशू करता है। ठीक है, तो अपन एफएमसी से आते हैं। एफएमसी करता है, एसएमसी करता है, सरदार सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट। और क्या सर्टिफिकेट बचा, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। 7 हो गए। एक आक और है शायद, ब्लास्टर शायद हटा दिया गया सीएमआर में। एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं बस। 67 ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट्स आर बीइंग ग्रांटेड बाय बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अंडर रेगुलेशन 11। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं ताकि क्लियर रहे। रेगुलेशन 11 देखिए, ये जी है ना। तो अपना हो गया एक मैनेजर सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास मैनेजर। ठीक है, सर्वेयर 3, ओवरमैन 4, सरदार 5, वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट 6, और ये गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट 7। ठीक है, जो हमने गिना था। तो 7 टाइप का सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ मैनिंग एग्जामिनेशन क्या करता है, इशू करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, नो पर्सन शैल बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन ऑफ सर्वेयर सर्टिफिकेट अनलेस ही पोसेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ। कल मैंने ग्रुप में देखेंगे आप कि ये बिजनेस के ग्रुप में मैंने क्या किया है, कल एक पीडीएफ डाला है, उसमें यही सारा कुछ लिखा है ना, कि किस एग्जामिनेशन के लिए कितना सर्टिफिकेट चाहिए, अगर डिग्री होल्डर है तो, डिप्लोमा होल्डर है तो कितना चाहिए, और कोई फील्ड कैंडिडेट है ना, जिसके पास क्या है, वो डिप्लोमा वगैरह नहीं है, उसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, यही सब पीडीएफ उस पीडीएफ में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है देखिए, नो पर्सन शैल बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन ऑफ सर्वे सर्टिफिकेट अनलेस ही पोसेसेस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ। ठीक है, जो फील्ड वाले कैंडिडेट होते हैं उनको कितना, 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। ठीक है, 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें अगर डिप्लोमा डिप्लोमा लिख देता है तो उसमें 6 मंथ, जैसे हमारे सीएमआर में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। हाउ डू यू एसेस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को आप कैसे एसेस करेंगे।
IRR, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हम पढ़ते हैं हमारे मैनेजमेंट में है, उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव फ्रॉम अ प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही है कि अपन जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला है, एक बड़ा उटपटांग सा फॉर्मूला है जो याद नहीं होता है ना। तो ये जो भी फॉर्मूला है उसका वैल्यू जब जीरो हो जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो जिस केस में ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा ऑप्शन देखिए, इट इज द रेट इन विच ईच कंपनी प्लान्स फॉर इन्वेस्ट देयर कैपिटल so that they always be in a profit mode। ऐसा नहीं है। It is the interest rate in which each company borrows money from banks and other। ये भी नहीं है। It is the interest rate in which capital was borrowed from overseas market। ये भी सही नहीं है। Each company borrows capital investment from financial institutions and the rate of interest which it has to pay back to the lenders is called IRR। नहीं, आप लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू एक होता है, उसका कुछ फॉर्मूला होता है ना। तो उस फॉर्मूला में जब अपन वैल्यू वगैरह डालते हैं तो उसका वैल्यू जब जीरो आ जाए ना, तो कुल मिला के IRR का डेफिनेशन ही पूछा है। तो IRR का डेफिनेशन क्या होता है कि जब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए कैश फ्लो में। ठीक है, तो उसका राइट आंसर ए हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 69 हो गया है ना। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 70। एज पर रेगुलेशन, sorry, as per regulation 16 of the CMR, minimum practical experience required to appear in surveyor certificate examination is not less than 2 years। ठीक है, under which condition the above mentioned minimum experience is reduced to 6 months। ठीक, सेम क्वेश्चन कि रेगुलेशन 16 में क्या किया गया है, मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए जो फील्ड वाले हैं। और अगर ये एक्सपीरियंस कब घट के 6 मंथ हो जाता है, अभी मैंने ये डिस्कस किया। ठीक है, और जो PDF मैंने ग्रुप में भेजा है उसमें भी ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो इफ कैंडिडेट ग्रेजुएट इन साइंस, साइंस में ग्रेजुएट रहेगा तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, इफ कैंडिडेट मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस बिलो ग्राउंड माइंस, साइंस से ग्रेजुएशन को सर्वेयर में हम लाकर क्या करेंगे। ठीक है, ऐसा ये गलत हो गया। दूसरा का, इफ कैंडिडेट हैव एडिशनल एक्सपीरियंस इन कंटूरिंग एंड लेबलिंग इन हिली ट्रेन, if candidate has attended classes in theoretical practical surveying at any education institute approved by board। है ना, तो एक ऑप्शन क्या दे रहा है आपका कि एडिशनल एक्सपीरियंस अगर है कंटूरिंग लेवलिंग में तो उसको अपन 6 महीना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इफ कैंडिडेट हैव डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो भी अपने को सर्वेयर से मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर कैंडिडेट के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है या डिप्लोमा किया हुआ है तो उसका माइंड सर्वेइंग से रिलेटेड डिप्लोमा किया हुआ है तो उसका जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसे हम 6 महीना भी कर सकते हैं। इस लाइन को अपन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ सर्वेयर देखिए, एक्चुअल में क्या है, 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए अगर फील्ड से है तो, और सच पीरियड शैल बी रिड्यूस टू 6 मंथ। ठीक है ना, और उसे क्या बोला गया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्वे सर्टिफिकेट को अपन 6 मंथ भी कर सकते हैं इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु हैज अटेंडेड क्लासेस एंड theoretical and practical surveying at any education institute approved by the board। ठीक है, जिसने क्लासेस लिया है theoretical और practical surveying में in any education institute approved by the board subject to condition laid down in bylaw। ठीक है, जिसने सर्वेइंग में थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस लिया है उसके लिए ये घट करके कितना हो जाता है, 6 मंथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया, डी ऑप्शन कहीं है नहीं, आंसर क्या होगा, यही होगा जिसने थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है सर्वे में उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस घट करके क्या हो जाएगा, 6 मंथ। 71 देखिए, इन
Practical experience required for appearing in second class manager examination if the candidate has neither degree nor diploma in mining engineering. ठीक है, सेकंड क्लास में एग्जाम देने का कोई इच्छुक है लेकिन उसके पास ना ही डिप्लोमा है और ना ही डिग्री है माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम से कम कितना लेना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में क्या होता है, सेकंड क्लास के लिए कम से कम 5 साल। अब यही क्वेश्चन पूछ देता फर्स्ट क्लास के लिए कितना लेना पड़ेगा, तो वो हो जाता है आंसर 6 साल। ठीक है, तो जो फील्ड से है, जो नीचे से आगे बढ़ रहा है, जिसके पास ना डिग्री है ना डिप्लोमा है ना, एज अ जनरल मजदूर किसी ने अपना ज्वाइनिंग किया या किसी भी पोस्ट में ज्वाइनिंग किया और वो आगे बढ़ना चाहता है माइनिंग फील्ड में, तो उसके पास जब 5 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा तभी वो सेकंड क्लास मैनेजर का एग्जाम दे सकता है, और 6 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो फर्स्ट क्लास का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो 71 का आंसर क्या हो गया, 5। Which regulation states that no person in close proximity to moving machinery shall wear or permitted to wear loose outer clothing? ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जो मूविंग मशीन हमारे माइंड में होते हैं, जैसे मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है, आप उसके पास जब लूज कपड़े पहन के चले जाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका कपड़ा इधर उधर झूल रहा है। तो कपड़ा झूल रहा है, जैसे मान लीजिए कपड़ा झूल रहा है, तो वो क्या हो सकता है, हवा में उड़ के आपका बेल्ट में फंस सकता है और आप उसकी चपेट में आ सकते हैं, है ना। तो कौन से रेगुलेशन में ये बताया गया है कि कोई भी बंदा मूविंग मशीनरी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 72, रेगुलेशन नंबर क्या है, 211। देखिए बहुत ही, अब अपन इम्पोर्टेंट रेगुलेशन तो याद कर लेते हैं, है ना, लेकिन जो इस तरीके के रेगुलेशन को अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं ना, तो यही यहाँ क्या है, फंसा देगा। तो इसलिए अपने को क्या करना है, प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। ठीक है, कोई मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी है उससे अपने को प्रिकॉशन लेना है, तो यही लिखा है कि no person in close proximity to moving machinery shall wear or be permitted to wear loose outer clothing। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 211 में दिया हुआ है। तो देखिए किस तरीके क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, ये भी हमको यहाँ समझना है ना, कि कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। तो ये रेगुलेशन नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, अभी समय है, आप एक नोट्स बना करके उसको डेली रिवाइज करें, वीकली रिवाइज करें, तो आपके दिमाग में रहेगा, है ना। प्रिकॉशन लॉगिंग बस ये हेडिंग आपको याद रहेगा तो नीचे का खुद ब खुद याद आ जाएगा। प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, रेगुलेशन नंबर 211। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। ठीक है, तो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम द ऑनर मैनेजर एंड एजेंट shall give a notice to regional inspector of mines not less than dash of said work। ना, क्या करना, अंडरग्राउंड माइंस में जो डैम बनाता है, तो डैम बनाने से पहले ऑनर एजेंट और मैनेजर जो रहेंगे वो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को एक नोटिस देते हैं कि हम डैम बनाना चाहते हैं। तो डैम बनाना जो चालू करेंगे तो उससे कितने दिन पहले आप नोटिस देंगे रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। 73 का क्या है, बी, 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़े। डैम के केस में 14 दिन है, ये तो इतना ध्यान रखिए, डैम के केस में 14 दिन, तो आपको वहाँ एग्जाम में याद रहेगा, क्योंकि डेज वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं और क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में हर साल आता है। तो इस तरीके का आपको याद रखना है कि डैम वाला क्वेश्चन आया तो उसमें जो परमिशन लेना है वो 14 दिन पहले लेना है ना। तो डैम वाला 14 दिन, इस तरीके से याद रखिए, तो एग्जाम में आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि डेज कंफ्यूजन करता है, एक दो डेज नहीं है, कहीं फेंसिंग का इंस्पेक्शन, कहीं गैस का इंस्पेक्शन, कहीं वेंटिलेशन का इंस्पेक्शन, इतने सारे इंस्पेक्शन है, उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो डेज वाले आप नोट्स बनाना चालू करें, एक कॉपी में लिखें कि डैम के केस में कितना दिन पहले नोटिस है, तो डेज के जितने भी टॉपिक आ रहे हैं
सीएमआर जैसे आप पढ़ते हैं, उसमें डेज वाला जो भी टॉपिक आता है उसको आप एक नोट्स में लिख लिए, है ना, कि गैस का इंस्पेक्शन इतने दिन में और कौन करेगा ये भी लिख लिए, है ना। तो डैम वाला क्या है, 14 दिन। डिफाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये देखिए मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन आया कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, उसे आप डिफाइन करें, है ना। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। चलिए ये ऑप्शन सही लग रहा है। और ऑप्शन भी देख लें। इट इज अ प्रोसेस इन विच मैन पावर एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, है ना। ये एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इन विच मैन पावर एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर टेकन इनटू अकाउंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मैन पावर का एक्टिविटीज, प्रोडक्शन को बस देखा जाएगा। इट इज अ प्रोसेस in which each company manufactures large quantity of spares for marketing। गलत बात। इसमें आप स्पेयर्स बना लेंगे लेकिन आपको मेन प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना है ना। इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी इंश्योर्स दैट देयर टारगेट्स आर अचीव्ड बाय डिविजिव प्लांट, ना उनका। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर कंपनी क्या करता है, इंश्योर करता है कि उनका टारगेट पूरा हो जाए किसी तरीके से, जो प्लान उन्होंने बनाया ना उस प्लान के अकॉर्डिंग उनका टारगेट पूरा हो जाए। लास्ट ऑप्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी इंश्योर लो कॉस्ट इनपुट एंड अचीव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी इंश्योर करता है कि उनका इनपुट कम से कम लगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट हो, है ना, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो। इन सब में सबसे राइट आंसर क्या है जो आप पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, जो प्रोडक्शन के एक्टिविटीज हैं उनका प्लानिंग करना, है ना। मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, है ना। टीम बनाएंगे, टीम का हेड बनाएंगे, फिर सब आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है, प्लानिंग किया आपने, ऑर्गेनाइजिंग किया, डायरेक्टिंग किया, है ना, जहाँ जरूरत पड़ा जाके अपना डायरेक्शन दिया, और कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ डायरेक्शन दिया। ओके, और लास्ट में क्या, कंट्रोल भी करना है। मैनेजमेंट का काम ये सारा कुछ रहता है कि आप डायरेक्शन भी करते हैं, और फिर बीच बीच में जाके मॉनिटरिंग करके, सुपरवाइजिंग करके उसे कंट्रोल में भी रखते हैं कि जो काम आप चाहते हैं, जो प्लान आपने बनाया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज का प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ये सबसे सटीक ऑप्शन है। ओके, तो उसका राइट आंसर क्या हो गया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शैल नॉट बी यूज्ड फॉर फाइटिंग ऑयल और इलेक्ट्रिकल फायर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा फायर फाइटिंग हम ऑयल और इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए यूज नहीं करेंगे, नॉट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप एग्जाम में ये नॉट को बिल्कुल ध्यान देना है ना। अपन क्या करते हैं, नॉट छूट जाता है, जो ह्यूमन सिली मिस्टेक बोल सकते हैं, एरर है, ह्यूमन एरर है, सिली मिस्टेक्स है कि नॉट को अपन ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन फायर एक्सटिंग्विशर ऑयल और इलेक्ट्रिकल फायर देखा और मार करके सोडा जो भी है ना। अगर ऑप्शन वो सही मिला आपको सामने में ही, आप मार करके आगे बढ़ गए। तो देखिए, ऑयल और इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल तो इसमें वाटर यूज नहीं कर सकते, सोडा एसिड भी यूज नहीं करते हैं। ओके, पानी, पानी से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में पानी डालेंगे तो पता है आपको, वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका आग लग जाएगा, सॉरी उसमें करंट आ जाएगा। ऑयल में क्यों नहीं डालेंगे पानी, ऑयल में इसलिए नहीं डालेंगे कि तेल इस तरीके का है, तेल में आप पानी डालेंगे तो वो क्या करेगा, और फैलेगा, है ना। पानी तो नीचे चला जाएगा, तेल क्या होता है, हल्का होता है, पानी भारी होता है। पानी तो तेल के नीचे चला गया और पानी के साथ तेल और फैल गया, है ना, तेल में तो आग रह ही गया। इसलिए ऑयल टाइप में आपको वाटर भी यूज नहीं करना है। और फोम क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है,
तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर भी आप इलेक्ट्रिकल ऑयल में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 76, विच फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज इन क्लास ए बी एंड सी टाइप फायर? ठीक है, सबसे पहले तो अपने को फायर वाला ये भी ध्यान रखना है कि ए बी सी होता क्या है ना। तो ये सॉलिड, ये क्या होता है? कंबस्टिबल मटेरियल वाले जो आग लगते हैं, जैसे जो ज्वलनशील पदार्थ है उससे आग लग गए, जैसे मान लो कोई लकड़ी का घर है उसमें आग लग गया, कोई लकड़ी का स्ट्रक्चर है माइंस में, कोई लकड़ी का स्ट्रक्चर है उसमें आग लग गया है ना, तो क्लास ए फायर्स हो गए। क्लास बी फायर्स इसी तरीके से जो लिक्विड वाले चीजें हैं उससे आग लग गया है ना। और सी हो गया इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल वाले जो फायर हैं वो सी हो गए। ठीक है, इसमें गैस है कि इलेक्ट्रिकल है वो कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, जो भी है उसको अपन एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो विच फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड इन क्लास ए बी सी टाइप फायर? इलेक्ट्रिकल नहीं है, सॉरी। सी क्या है? गैस वाले फायर है। ठीक। सी इलेक्ट्रिकल ही है। फायर 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 कहाँ मिलेगा? ठीक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ए क्या हो गया? सॉलिड जो कंबस्टिबल मटेरियल हो गया, बी हो गया लिक्विड के फायर है ना, और सी हो गया आपका इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक, ये तीन फायर है, ए बी सी टाइप के फायर। अब इनमें से कौन सा ऐसा एक्सटिंग्विशर है जो तीनों में यूज कर सकते हैं? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एक्सटिंग्विशर है जो तीनों में यूज किया जा सकता है? कंबस्टिबल मटेरियल में भी आग लगा तो यूज कर सकते हैं, लिक्विड में भी यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल में भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि वाटर और फोम तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल और लिक्विड में। तो बचा क्या आपका? ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर को आप उसमें डायरेक्ट आग में डालेंगे तो वो क्या करेगा? उसको क्विंच कर देगा, बुझा देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या है? ए। ड्राई पाउडर जो होते हैं उसको अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं तीनों टाइप के फायर में, चाहे वो कम्बस्टिबल मटेरियल हो, लिक्विड हो या इलेक्ट्रिकल हो। ठीक है, ए बी सी टाइप फायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या होगा? 76 का ये है ना। ठीक, dry powder. This is the following is true. The total current drawn in amperes by a set of machinery is known as connected load. इनमें से कौन सा सही है ना? तो करंट जो निकाल रहे हैं मशीनरी से उसे कनेक्टेड लोड कहा जाता है, ये तो गलत बात है। द वोल्टेज ड्रॉप दैट अकर्स ड्यू टू द लोड फ्रॉम ए स्पेसिफिक वर्क एरिया इज नोन एज कनेक्टेड लोड। मतलब कुल मिला के कनेक्टेड लोड का डेफिनेशन आपसे पूछना चाह रहा है। कनेक्टेड लोड होता क्या है ना? तो ये भी कनेक्टेड लोड नहीं है कि वोल्टेज ड्रॉप को कनेक्टेड लोड कह दें। व्हेन वी टेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशन, द टोटल नंबर ऑफ मशीन्स और apparatus connected to it is known as connected load। ये भी नहीं है। 77, और डी क्या है? द सम टोटल ऑफ रेटिंग ऑफ ऑल कनेक्टेड apparatus टू द इनकमिंग ऑफ पावर स्टेशन इज नोन एज कनेक्टेड लोड। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी रूल में मिलेगा कि कनेक्टेड लोड का डेफिनेशन। तो सम टोटल ऑफ रेटिंग ऑफ ऑल कनेक्टेड apparatus, ये भी। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, द सम ऑफ द रेटिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उनके रेटिंग्स का सम जो ऑपरेटर्स कंज्यूम कर रहा है ना, कनेक्टेड टू कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन इज नोन एज कनेक्टेड लोड। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो एक देखिए, इलेक्ट्रिसिटी रूल से क्वेश्चंस पिछले साल भी बहुत आए हैं, मैनेजमेंट से क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी रूल के ये जो डेफिनेशंस वगैरह है, कनेक्टेड लोड, इस तरीके के डेफिनेशंस कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना है। तो क्या है? द सम ऑफ द रेटिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग apparatus कनेक्टेड टू अ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन इज नोन एज कनेक्टेड लोड, है ना। जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग apparatus होता है उनके रेटिंग का सम, ठीक है, जो कि कंज्यूमर इंस्टॉलेशन से कनेक्टेड है,
उसे क्या कहा जाता है? कनेक्टेड लोड्स। तो ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 78। A mine has already been opened before coming into force of CMR 2017। चलिए इस तरह का क्वेश्चन भी आया है। देखिए CMR 2017 आने से पहले ही माइन ओपन हो चुका है। अब रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? As per the regulation 3(2)(b) CMR 2017 copy of safety management plan prepared under regulation 104 shall be submitted to chief inspector of mines। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सीएमआर 2017 में जो रेगुलेशन 3 है उसमें ये कहा गया है कि नोटिस ऑफ ओपनिंग आप करेंगे तो उसमें आप क्या क्या देंगे, है ना। तो उसमें ये भी कहा गया है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो जो जो खोलने वाले हैं वो कितने दिन पहले, 30 दिन पहले, मतलब 30 दिन का वक्त दिया गया है उनको कि आप 30 डेज तक का समय है। आपने दियो आपको ओपनिंग करना है माइंस, तो ओपन करने से 30 दिन पहले आपको ये सारे कुछ जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, एसएमपी वगैरह और जो भी है। और ये कहा गया है कि अगर माइंस पहले से खुल चुका है तो, है ना, ऑलरेडी ओपन है, तो ऑलरेडी ओपन वालों को क्या किया गया है कि 1 साल का समय देता है। ठीक है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सीएमआर 2017। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 3 में ये चीज लिखा हुआ है। प्लान, है ना, आप नोटिस ऑफ ओपनिंग देंगे, नोटिस ऑफ ओपनिंग के साथ क्या क्या देंगे ये आपको लिखा है ना। प्लान रहेगा, बाउंड्री प्लान रहेगा, ट्राई जंक्शन पिलर आप बताएंगे, रेवेन्यू पिलर बताएंगे। तो सारी चीज आप नोटिस ऑफ ओपनिंग में चीफ इंस्पेक्टर को भेजेंगे। और ये लिखा है 2B, है ना। और क्या क्या देना है नोटिस ऑफ ओपनिंग के साथ? एक ये देना है, कॉपी ऑफ सरफेस प्लान प्रिपेयर्ड अंडर क्लॉज ऑफ सब रेगुलेशन 1 ऑफ 65। और क्या जमा करना है? कॉपी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर्ड अंडर रेगुलेशन 104। ये चीज पहले सीएमआर 2017 से पहले नहीं था। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये दो चीज आपको जमा करना है। और लाइन लिखा है कि provided that in respect of a mine which has already been opened, तो ये जो एसएमपी और सरफेस प्लान है उसको सबमिटेड विद इन 60 डेज, है ना, एंड 1 ईयर रिस्पेक्टली ऑफ कमिंग टू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन। तो ये सरफेस प्लान के लिए 6 महीने का समय दिया गया है कि अगर पहले से आपका माइंस ओपन है तो सरफेस प्लान 6 महीने के अंदर आप बनाकर जमा करिए। और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 1 साल का समय दिया गया कि 1 साल का समय है, आप सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आप जमा कर दीजिए। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन सरफेस प्लान के बारे में भी पूछ सकता था, तो उसका राइट आंसर 6 महीना हो जाता, 60 डेज हो जाता, सॉरी 6 महीना बोल रहा हूँ, 60 डेज, है ना। इसका राइट आंसर हो जाता 60 डेज। और एसएमपी का पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1 ईयर। क्लियर है? तो यही बोल रहा है, नोटिस ऑफ ओपनिंग भेजेंगे तो उसके साथ सरफेस प्लान और एसएमपी भेजना है। लेकिन ऑलरेडी आपका माइंस ओपन हो चुका है, तब तो आप क्या करेंगे? 2017 का जब भी आया है सीएमआर, उससे 60 दिन के अंदर सरफेस प्लान भेजना है और 1 साल के अंदर आपको ये भेजना है। क्लियर है? ये सीएमआर का क्वेश्चन था। तो ये तो एमएमआर में पता नहीं क्या दिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन ईएमपी, है ना, कि ईएमपी क्या है। क्वेश्चन नंबर 79। An EMP is a site-specific plan developed only to ensure to protect land। EMP का पहले फुल फॉर्म देखिए क्या है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या है? प्रोटेक्ट ओनली लैंड, सिर्फ लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, ये गलत हो गया। EMP is a site-specific plan developed only to ensure that all necessary measures are identified and implemented in order to protect forest। और ऑप्शन देखते हैं। एन ईएमपी इज अ साइट स्पेसिफिक प्लान only to ensure that all necessary measures are taken and to protect water। ठीक है,
पानी को बचाने के लिए सारे मेजर्स ले लिए गए हैं, सिर्फ पानी लिखा है, इसलिए गलत हो गया। An EMP is a site-specific plan developed to ensure that all necessary measures are identified and implemented in order to protect the environment and comply with environmental legislation। ठीक है, एक ये ऑप्शन सही लग रहा है। जितने ईएमपी प्लान, ईएमपी क्या है, एक साइट स्पेसिफिक प्लान है जिसे डेवलप किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि सारे हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे चीज आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, ताकि एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग। तो ये राइट आंसर हो गया आपका। लास्ट ऑप्शन देखिए क्या, एनएमपी इज अ साइट ऑफ द प्लान डेवलप्ड ओनली 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 टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द विलेजेस। ठीक है, तो सारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो भी हम नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है ईएमपी प्लान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो गया ईएमपी। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्वेयर आर गिवन इन। सर्वेयर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रेगुलेशन नंबर में दिया हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, इसका राइट आंसर क्या है? रेगुलेशन नंबर 53। तो इस तरह का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रेगुलेशन भी आपको याद रखना है। Open cast mines second class manager certificate holder can be appointed as manager when material handled in the mine does not exceed dash cubic meter per month। ठीक है, ओपन कास्ट माइंस की बात हो रही है, वहाँ सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट को भी माइंस का मैनेजर बनाया जा सकता है यदि उस माइंस का प्रोडक्शन कितने क्यूबिक मीटर पर मंथ से ज्यादा ना हो। जो मटेरियल हैंडल हो रहा है वो इससे ज्यादा ना हो। तो अपना क्या है, 20,000 क्यूबिक मीटर, 20,000 क्यूबिक मीटर से अगर आपका मटेरियल हैंडल कम है, मटेरियल हैंडलिंग जो हो रहा है ओपन कास्ट माइंस में वो 20,000 क्यूबिक मीटर से कम है, तो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर भी माइंस का मैनेजर बन सकता है। फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर एन एक्सीडेंट शुड इंक्लूड। ठीक है, अगर आपके माइंस में कुछ एक्सीडेंट हो गया तो क्या आपका पहला रिस्पॉन्स रहेगा? रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट। ओके, ये तो रहेगा ही कि एक्सीडेंट हुआ है तो अपने को फोर्थवेथ रिपोर्ट करना है रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, दूसरा है टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स पूछा है ना, ये सब तो बाद की बात है। ठीक है, रेस्क्यू ऑफ पर्सन, चलिए एक्सीडेंट हुआ है तो आप पर्सन का रेस्क्यू भी करेंगे, है ना। अगला क्या है, प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू इंजर्ड। ये भी बहुत पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए कि किसी को चोट लगा है तो अपन इंजर्ड को प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट एड देंगे। इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन क्या है, बाद की बात है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होते रहेगा, लेकिन अपना पहला स्टेप क्या क्या रहेगा? हमारा पहला स्टेप रहेगा कि सबसे पहले तो एक्सीडेंट का रिपोर्ट कर दिए कि एक्सीडेंट हुआ है, कि जो फंसा है उसको निकालेंगे, रेस्क्यू पर्सन, और अगर उसे फर्स्ट एड की जरूरत है तो अपन उसे फर्स्ट एड देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ये सब इंक्वायरी वगैरह बाद में होते रहेगा। ये नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है पहले इंक्वायरी करने ही बैठ गए और अगला फंसा हुआ है वो खत्म हो जाए। क्वेश्चन 83, when a mine has been opened the owner agent and manager shall communicate the actual date of opening to the, है ना, नोटिस ऑफ ओपनिंग भेजते हैं। तो वो तो नोटिस ऑफ ओपनिंग भेजते हैं सिम रिम डीम को, लेकिन सिम और रिम को, है ना, लेकिन जब एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग, जब अपना माइंस ओपन हो गया उसके बाद क्या किया जाता है, एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग अपन तीनों को भेजते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये एमजी को नहीं भेजते। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी एंड सी इसका राइट आंसर है कि माइंस ओपन होने के बाद एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग भी अपन क्या करते हैं, तीनों को भेजते हैं। चलिए क्वेश्चन 84 देखिए, ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन द प्रोडक्शन ऑफ डस्ट में बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग सुटेबल प्रेशर, कीपिंग द होल्स क्लियर ऑफ कटिंग्स, डायरेक्टिंग अ जेट ऑफ वाटर टू द कटर एज। आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप डस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? ड्रिलिंग का ऑपरेशन हो रहा है, उसमें आप डस्ट को कैसे कम कर सकते हैं?
एक तो है सुइटेबल प्रेशर दे करके कि आप प्रेशर के साथ देंगे, है ना। होल्स को क्लियर रखेंगे, होल्स में डस्ट रहेगा तो डस्ट उड़ेगा। जेट ऑफ वाटर डालेंगे होल्स में। और क्या कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग आरपीएम और ड्रिल मोटर, आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो उससे डस्ट कम नहीं होगा, आरपीएम बढ़ाने से डस्ट और बढ़ता है। तो ये देखिए, जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान जो डस्ट प्रोड्यूस होता है ना, तो उस डस्ट को आप शार्प बिट यूज करके कम कर सकते हैं। जो ड्रिल मशीन के आगे बिट लगा रहता है, जब वो शार्प रहेगा तो वो आसानी से क्या करेगा, होल करेगा। जब आसानी से होल करेगा तो उसमें डस्ट प्रोडक्शन कम होगा। जब किसी चीज को आप ज्यादा घिसेंगे ना, मान लीजिए ड्रिल बिट शार्प नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, घिस के जबरदस्ती उसको होल कर रहे हैं। अब जितना ज्यादा घिसेगा उतना ज्यादा क्या होगा, डस्ट प्रोड्यूस होगा। इसलिए शार्प बिट यूज करने से क्या होगा, डस्ट प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। ड्रिल मशीन का वोल्टेज बढ़ा देने से डस्ट से क्या मतलब, रिड्यूसिंग द डाया और ड्रिल बिट, ड्रिल बिट का डायमीटर कम कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आरपीएम घटा देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आरपीएम बढ़ा देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो डस्ट प्रोडक्शन को आप कम कैसे कर सकते हैं, शार्प ड्रिल बिट यूज करके। क्वेश्चन 25, which of the following are the main factors responsible for blast induced ground vibration, है ना। जो ब्लास्टिंग के कारण ग्राउंड वाइब्रेशन होता है, वो किस कारण से होता है। ब्लास्टिंग के कारण ग्राउंड वाइब्रेशन एक्चुअल में, देखिए, एक तो है फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक मास। जहां ब्लास्टिंग कर रहे हैं उसके आसपास रॉक कैसा है, किस मटेरियल का रॉक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप किस टाइप का एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत ज्यादा हेवी एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हो तो वहां बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगा, है ना। इरेगुलर शेप ऑफ फ्री फेस, जो फ्री फेस है सामने में, उसका इरेगुलर शेप रहेगा। जैसे फ्री फेस क्या हुआ, ये आपका बेंचिंग है ना। इस तरीके का आपका ओपन कास्ट माइंस में क्या है, बेंचिंग। सॉरी, इधर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ इस बेंच में आपका क्या हो रहा है, ड्रिल हो रहा है। तो ये जो देखिए, ये रेगुलर शेप रहेगा तो ब्लास्टिंग कम। अब ये फ्री फेस तरफ क्या है, इस तरीके का इरेगुलर शेप रहेगा तो ब्लास्टिंग वाइब्रेशन ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। और लास्ट क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल से अपने को कोई फर्क नहीं, अंडरग्राउंड में मतलब आपके ये कितना पानी भरा हुआ है अंदर में, उससे फर्क नहीं पड़ता वाइब्रेशन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक देखा जाएगा, किस टाइप का एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है, उसका प्रॉपर्टीज कैसा है, उसके कारण वाइब्रेशन होता है। इरेगुलर शेप ऑफ फ्री फेस, इसके कारण भी वाइब्रेशन होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी एंड सी। ठीक है, बिल्कुल 85 का ही। लाइफ ऑफ सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट का लाइफ कितना होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, या नन ऑफ दिस। ठीक है, सेफ्टी हेलमेट हर 3 साल में दिया जाता है, लेकिन, है ना, 2 इयर्स तो नहीं है। देख लेते हैं। हेलमेट, हाँ, यूएस प्राइस हेलमेट। ठीक है, ये सारा कुछ तो है, जहाँ भी काम करेंगे वहाँ हेलमेट पहनेंगे। हेलमेट चार्ज नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स लिखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 इयर्स होना चाहिए। हेलमेट जो है
वो सप्लाई किया जाता है फ्री चार्ज एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 3 years। 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, जो से अगला हेलमेट 3 साल के बाद मिल जाना चाहिए। सप्लाई द प्रोडक्ट हेलमेट इज डैमेज यूज और रिप्लेस द डैमेज हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट, पेमेंट ऑफ फुल कॉस्ट। ठीक, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 years। इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉट एक्सीडिंग 3 years, और 3 years हमारे ऑप्शन में नहीं है ना? 3 year हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो लाइफ ऑफ सेफ्टी हेलमेट क्या होगा? अच्छा, ऑप्शन में है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके कारण दिख नहीं रहा है। सॉरी ना, ये 3 years। 3 years, ओके, क्लियर है, ऑप्शन में है। वो उधर अपन वो बना दिए थे तो दिख नहीं रहा था। तो 86 का आंसर क्या हो गया आपका? बी, 3 years। Written airway of every goof which has not been isolated shall be tested for percentage of dash once at least in every dash with an approved detector। ठीक है, आप गोफ है, गोफ के रिटर्न साइड में, रिटर्न एयरवे में आप जो कि आइसोलेटेड है उसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड का या किसका, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, किसका टेस्ट करेंगे और कितने इंटरवल में? ठीक है, रिटर्न साइड में अपन कार्बन मोनोऑक्साइड, रिटर्न साइड में क्या हो सकता है, गोफ एरिया से क्या बढ़ सकता है, जहरीला गैस वहां से निकल सकता है। ठीक है, गोफ एरिया हो गया, गोफ एरिया वहां से हमने कोयला पूरा निकाल लिया है। ठीक है, कोयला निकाल लिया है, वहां आना जाना कम है, वहां वेंटिलेशन भी उतना अच्छा नहीं है, तो उसके रिटर्न साइड से क्या जहरीला गैस निकल सकता है, तो परसेंटेज ऑफ अपन क्या चेक करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एवरी 7 days विद इन एन अप्रूव डिटेक्टर। तो इसका 87 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन 88 देखिए, द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज अ कंसेंट्रिक केबल। कंसेंट्रिक केबल क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना? कंसेंट्रिक टेबल, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी रूल का क्वेश्चन है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी रूल पढ़ेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को खोजना है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है ना? एक और ट्यूब हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वो जो मेटेलिक नॉन मेटेलिक ट्यूब होता है उसके बारे में वो था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। अ कंसेंट्रिक टेबल इज अ कंपोजिट केबल comprising of an inner insulated conductor and only one outer conductor which are also insulated from one another and are placed under the inner conductor। इसका ये ऑप्शन है। अगला ऑप्शन क्या है? कंसेंट्रिक केबल इज अ कंपोजिट केबल with outer conductor placed around an inner metallic और जूट कोर, जिसका आउटर कंडक्टर आसपास, मतलब इनर कंडक्टर क्या रहेगा, मेटेलिक और जूट कोर का रहेगा, है ना? क्वेश्चन नंबर सॉरी, ऑप्शन सी है, कंसेंट्रिक केबल इज अ कंपोजिट केबल कंप्राइजिंग ऑफ एन इनर इंसुलेटेड कंडक्टर। ठीक है, उसका इनर कंडक्टर क्या रहेगा, इंसुलेटेड कंडक्टर रहेगा, एंड वन और मोर आउटर कंडक्टर, और ऊपर में एक या उससे ज्यादा आउटर कंडक्टर रहेगा, विच आर ऑल्सो इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर, जो कि आउटर जो कंडक्टर है और इनर कंडक्टर है वो दोनों एक दूसरे से क्या रहे, इंसुलेटेड, मतलब बीच में रबड़ वाला पोर्शन रहेगा कि एक दूसरे से अपने को उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इंसुलेशन मतलब क्या होता है, सेपरेशन, है ना? तो इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड आर प्लेस्ड अंडर द इनर कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है कि एक कंपोजिट केबल होते हैं, दो केबल मिलके बनते हैं, जिसका इनर इंसुलेटेड कंडक्टर रहता है। कंडक्टर मीन्स क्या, तार को कंडक्टर बोलते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जो अपन केबल जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो करता है उसको कंडक्टर कहते हैं। एंड वन और मोर आउटर कंडक्टर, ऊपर और बाहर में भी क्या है, कंडक्टर है। इनर में भी कंडक्टर गया और आउटर वाले में भी क्या है, कंडक्टर है, और दोनों एक दूसरे से क्या है, इंसुलेटेड है। आप अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अपन इमेज देखते हैं, सबसे अच्छा यही रहेगा, कंसेंट्रिक केबल।
ये देखिए क्या है, एक इनर कंडक्टर है और आउटर कंडक्टर भी है, और दोनों एक दूसरे से क्या है, इंसुलेटेड है। ठीक है, इस इमेज को आप देखिए, ये क्या है, इनर कंडक्टर। ओके, और ये क्या है, आउटर कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जो तार जिसे हम आसान भाषा में बोलते हैं, है ना। जो अपना ओवरहेड जो पोल्स वगैरह होते हैं, ओवरहेड वायर्स होते हैं, उसमें कंडक्टर है। ठीक है, ये इनर कंडक्टर और ये आउटर कंडक्टर, और दोनों एक दूसरे से क्या है, इंसुलेटेड, मतलब बीच में ऐसा रबड़ का चीज है जो अंदर और बाहर को वो क्या हो रहा है, अलग अलग रख रहा है ना, बाहर के कंडक्टर को और अंदर के कंडक्टर को एकदम अलग अलग रख रहा है। तो ये है कंसेंट्रिक केबल। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। In an open cast mine, the first class manager certificate holder shall be appointed as manager when material handled in the mine exceed dash month पर क्यूबिक मीटर। जो मटेरियल हैंडल मतलब क्यूबिक मीटर, है ना। तो एक क्वेश्चन था कि एसएमसी वाला होल्डर कब मैनेजर बन सकता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर कब मैनेजर बनेगा, जब आपका कितना एक्सीड होगा। इसका भी राइट आंसर सेम है, डी। वहाँ क्वेश्चन था कितने से कम रहेगा तो सेकंड क्लास वाला बनेगा। यहाँ क्वेश्चन है कितने प्रोडक्शन से ज्यादा रहेगा तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर मैनेजर बनेगा। तो 20,000 से ज्यादा मतलब फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर मैनेजर बनेगा। 20,000 से कम ठीक है, मटेरियल हैंडल अगर 20,000 से कम हो रहा है तो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर बनेगा। क्वेश्चन 90 देखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट आर बीइंग ग्रांटेड बाय द बोर्ड। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। यहाँ क्या था, इसका आंसर 7। 91, which regulation prohibits lubrication of tail and drum of a running belt conveyor। देखिए मशीनरी के रेगुलेशन नंबर क्वेश्चन। मशीनरी से अपन ये ज्यादातर माइंडसेट हमारा रहता है कि जो मशीनरी वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ देखिए उन्होंने मशीनरी से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा है तो रेगुलेशन नंबर निकाल के क्वेश्चन बना दिया। हाँ, तो कौन सा रेगुलेशन है जो प्रोहिबिट करता है टेल एंड ड्रम ऑफ रनिंग बेल्ट कन्वेयर। चलिए देखते हैं। टेल एंड ड्रम ऐसा कुछ। चलिए इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच रेगुलेशन प्रोहिबिट्स lubrication ऑफ टेल एंड ड्रम ऑफ अ रनिंग बेल्ट कन्वेयर। अच्छा, रनिंग बेल्ट करने देखिए मूविंग बेल्ट वाला है ना, इसका भी रेगुलेशन नंबर 211 में ही है कि आप, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका रनिंग बेल्ट है, बेल्ट घूम रहा है ना, बेल्ट घूम रहा है तो उसका जो टेल एंड वाला ड्रम है उसमें आप क्या करना चाहते हैं, मूविंग बेल्ट में आप उसमें ऑयलिंग करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसा कौन सा रेगुलेशन है जो ये प्रोहिबिट करता है कि आप मूविंग बेल्ट में ऑयलिंग नहीं करेंगे। ओके,
तो जो हमारा अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि मैकेनिकल वाला जो था, है ना, तो उसमें अपन रेगुलेशन नंबर 211 है इसका राइट आंसर, कि बेल्ट तो मूव कर रहा है, इसमें आप क्या आता है उसके चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये है कि 211, रेगुलेशन नंबर 211 के अकॉर्डिंग आप मूविंग बेल्ट में लिब्रिकेशन नहीं कर सकते, ये आपको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 211 हो गया। 3 कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट। आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो आप कौन से 3 से कॉमन मिस्टेक करते हैं, है ना। क्वेश्चन 92, 3 कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट आप कर रहे हैं तो पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट नॉट क्लियरली स्पेल्ड। तो क्या ये आपका एक ये ऐसा कुछ 92 है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा रिस्क असेसमेंट बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ना, जो गोल होता है, उसको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते, स्पेल मतलब डिफाइन नहीं कर पाते। ये आंसर सही है। और क्या बोल रहा है, दूसरा है नो फॉलो अप ऑफ रिस्क असेसमेंट। आपने रिस्क असेसमेंट बना दिया एक बार, लेकिन उसे फॉलो अप नहीं कर रहे। ये भी सही है, मिस्टेक है ये, कि हमने रिस्क असेसमेंट को फॉलो अप नहीं करते, एक बार रिस्क असेसमेंट कर दिया फिर भूल गए। तीसरा क्या, मैनेजर इज नॉट इंक्लूडेड इन द टीम। ऐसा मिस्टेक नहीं होता है, मैनेजर ज़्यादातर इंक्लूड रहता ही है। नो प्रोविजन फॉर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। हाँ, ये एक सही चीज़ है। क्या मिस्टेक होता है हमसे, कि रिस्क असेसमेंट तो हमने कर लिया, लेकिन आप मॉनिटरिंग और रिव्यू नहीं करते। ठीक है, तो ये चौथा भी आपका मिस्टेक है। पांचवा क्या, सेफ्टी ऑफिसर इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑल। नॉट इन्वॉल्व वाला मिस्टेक तो होता नहीं है, वो मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर ये सब इन्वॉल्व होते ही हैं। तो इसका राइट आंसर है 1, 3 एंड 4। 1, 3, एक मिनट, 1, 2, सॉरी ये 2 है ना, 1, 2 एंड 4। राइट आंसर हो गया डी। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। ओके, 93 देखिए, एन एप्लीकेंट वांट्स टू अप्लाई फॉर सर्वे सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी, व्हाट विल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन एट द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। तो क्वेश्चन 93 पूछ रहा है कि एक एप्लीकेंट है, वो अपना अप्लाई करना चाहता है सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के लिए। तो जो भी फिक्स्ड एग्जामिनेशन का डेट है उससे 60 दिन पहले वो अप्लाई नहीं कर सकता, ना, कम से कम 60 दिन का समय दिया जाता है एग्जामिनेशन से, 60 दिन पहले ही नोटिस दिया जाता है, उसके बाद ही अप्लाई करते हैं। जैसे अभी आपका देखिए दिसंबर में एग्जाम है, तो अभी ही नोटिस दे दिया, है ना। कम से कम 60 दिन है, ज़्यादा आप 80, 90 जो भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट shall not be less than dash and dash year respectively, who does not who does not possess any degree or diploma in management। ठीक, जो फील्ड कैंडिडेट है वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। ठीक है, तो 6 साल फर्स्ट क्लास के लिए और 5 साल सेकंड क्लास के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो एग्जाम दे सकता है जिसके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है। क्वेश्चन 95 है कि अंडर विच कंडीशन एन इंजीनियर कैन वर्क एयर होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोर देन वन माइन। तो किस कंडीशन में एक इंजीनियर, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, वो एक से ज्यादा माइंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो प्रायर परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर से लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। ठीक है, अप्रूवल परमिशन किससे लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। मैनेजर नहीं कर सकता, ठीक है, मैनेजमेंट नहीं कर सकता, माइंस मैनेजर नहीं दे सकता परमिशन। नो नीड, कोई ये लिखा है नो नीड एनी प्रायर परमिशन, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, परमिशन आपको लेना पड़ेगा। कम, और ये परमिशन 30 दिन में रिन्यू भी करना पड़ता है। ठीक है, ये भी 30 दिन बाद ये परमिशन खत्म हो जाता है। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या है। इट इज अ मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ईच कंपनी स्पेंड्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर वेलफेयर ऑफ देयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो पैसा लगा रहे हैं वो। इट इज मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ईच कंपनी सेंड्स देयर एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर ओवरसीज ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। कैपिटल बजटिंग ये थोड़ी ना होता कि एम्प्लॉय को विदेश भेज रहे हैं। इट इज अ मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ईच कंपनी इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर प्रोक्योरिंग मशीनरी एंड प्लांट फॉर देयर एंटरप्राइज। ठीक है,
ये भी ऐसा नहीं है कि अपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा देना मशीनरी पे, प्लांट पे, वो कैपिटल बजटिंग है। डी क्या है? द प्रोसेस इन विच अ बिजनेस डिटरमाइंस वेदर प्रोजेक्ट्स such as building a new plant or investing a long term revenue are worth pursuing। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग एक्चुअल में यही है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री बाय कैरिंग आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड इम्प्लीमेंटिंग द सेम फॉर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्या है ये कैपिटल बजटिंग है ना। कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी बिजनेस है, जैसे कोल माइंस की बात करते हैं, ठीक है, वो माइंस ये डिटरमाइन करेगा, मतलब पूरा आकलन करेगा कि हमें जो सीएचपी हमें इंस्टॉल करना है कि नहीं। ठीक है, आप माइंस में सीएचपी इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोल हैंडलिंग प्लान जो है, ठीक है, सीएचपी आप कोल हैंडलिंग प्लान माइंस में बनाना चाहते हैं। तो ये कैपिटल बजटिंग से आप डिसाइड करेंगे कि आप ये सीएचपी बनाएं या ना बनाएं, मतलब इस सीएचपी बनाने से, इन्वेस्ट करने से आपको घाटा है या फायदा है। ठीक है, न्यू प्लांट, इन्वेस्टिंग इन अ लॉन्ग टर्म रेवेन्यू और वर्थ परसुइंग। वर्थ परसुइंग मीन्स यही होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा होगा कि घाटा होगा, है ना। तो ये आपका कैपिटल बजटिंग कहलाता है कि आपका बजट जो है, आप जो पैसा लगाएंगे उसमें कैपिटल लगाएंगे, वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 97 देखिए क्या है। An order under Section 22 for prohibiting of extraction or reduction of pillars may not be issued if such operation is। ठीक है, जो हमारा सेक्शन 22 में जो ऑर्डर दिया गया है कि पिलर जो ऑलरेडी है उसे हम बिना उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, है ना, बिना परमिशन लिए प्रोडक्शन, बिना हम परमिशन लिए जो हमारा ऑलरेडी पिलर्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं और कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नॉट बी इश्यूड इफ सच ऑपरेशन इज, है ना। तो ये कब वो होगा? हम्म, अब देखिए, an order of section 24 providing of a pillar may not be issued if such operation is likely to cause crushing of pillar, मतलब पिलर का क्रश होने का चांसेस है, प्री मैच्योर कोलैप्स हो सकता है, endanger लाइफ और सेफ्टी ऑफ पर्सन, है ना, adequate provision against the outbreak of fire has not been provided, adequate arrangements for not providing stone dust barrier। ठीक है, स्टोन डस्ट बैरियर आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो उस जगह पे आप एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर मतलब बढ़ा सकते हैं, साइज घटा, है ना, स्टोन डस्ट पिलर को तरीके। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 98 है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फ्लेमेबिलिटी ऑफ कोल डस्ट इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन विद इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ फायर डैम, 98, है ना। तो हाँ, कोल डस्ट का फ्लेमेबिलिटी बढ़ जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है ना। कोल डस्ट, फ्लेमेबिलिटी ऑफ कोल डस्ट इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन विद इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ फायर डैम। जैसे फायर डैम बढ़ेगा तो कोल डस्ट का भी क्या होगा, आपका फ्लेमेबिलिटी बढ़ जाएगा। जैसे कोल डस्ट का जो मान लो कम है लेकिन फायर डैम्प इसके साथ मिल गया तो इसका फ्लेमेबिलिटी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा भी इसमें चिंगारी मिलेगा तो वो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, है ना। डिक्रीज नहीं होता, डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड बोल दिया, डिपेंड करता है। फेवरेट ऑफ कोल्ड डस्ट इनिशियली इंक्रीज एंड शुरू में बढ़ेगा फिर घटेगा, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है कि फायर डैम्प जब कोल्ड डस्ट से मिलेगा तो उसका फ्लेवेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीएमएम? सीएमएम का असल में माइन है कोल माइन मिथेन। ठीक है, डेफिनेशन पूछ रहा है सीएमएम क्या है, तो कोल माइन मिथेन मीन्स नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अबंडेंट कोल माइंस अपार्ट देयर ऑफ। ठीक है, ये गलत बात है। नेचुरल रिजर्व ऑफ कोल माइंस ये एएमएम रहता, ठीक है, सीएमएम की जगह एएमएम रहता, अबंडेंट, अबंडेंट कोल माइन मिथेन रहता, तो ये ऑप्शन सही होता। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, मीन्स नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम कोल माइंस और पार्ट देयर। ठीक है, क्योंकि ये सीएमएम है, एएमएम रहता तो ये पहला ऑप्शन सही होता, लेकिन सीएमएम है इसलिए कोल माइन मिथेन कहलाता है वो। तो बी और सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, लास्ट एक 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं
कि वर्क स्टडी क्या है। वर्क स्टडी आप जब लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया क्या हो रहा था, टाइम कितना लग रहा है वो देखते हैं अपन, है ना, और मेथड देखते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज एनालिसिस ऑफ स्पेसिफाइंग जॉब इन एन एफर्ट टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट मेथड देखते हैं इन टर्म ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, एफर्ट कितना लग रहा है, वो देखा जाता है वर्क स्टडी में। ठीक है, वर्क स्टडी के अंदर आता है मेथड स्टडी और टाइम स्टडी, ये याद रखिएगा, जब आप लेक्चर पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपके सामने आएगा, है ना, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। तो इसका एक्चुअल में टेक्निक, ये गलत हो गया कि टेक्निक होता है, वर्क स्टडी क्या होता है, काम करने का टेक्निक, ये गलत है। राइट आंसर है मेथड और टाइम देखा जाता है कि कितना एफर्ट लग रहा है हमारा, कितना टाइम और एफर्ट लग रहा है, किस मेथड से काम कर रहे हैं, ये वर्क स्टडी एक्चुअल में है। ठीक है, और ऑप्शन क्या है, जनरेटिव स्टडी, नया मेथड आप वो इस्टेब्लिश करते हैं, ये गलत बात है। स्टडी टू सेव मटेरियल एंड मैन आवर्स, ये भी गलत है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ईच कंपनी ऑलवेज हैज रिक्वायर्ड स्पेस विच इन, ये भी, ये तो आपका वो है, क्या बोलते हैं आपका, ई ऑप्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ईच कंपनी ऑलवेज हैज required spares which it needs by stabilizing manufacturing unit itself and also supplies to other। ठीक है, तो वो तो दूसरा चीज है जिसमें आपका मटेरियल हमेशा रहना चाहिए वो है ना। तो इसका राइट आंसर अपन वर्क स्टडी का जब आप वो पढ़ेंगे, लेक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें मेथड और टाइम की स्टडी को ही वर्क स्टडी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 100 का आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, चलिए इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें 150 क्वेश्चन वाले वो है, तो है ना। ठीक है, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.